डॉक्टर जोशी की गाड़ी की आमद का वक्त रात 9:15 था। दूसरी मंजिल की इंतज़ारगाह में निचले दर्जे के मुसाफिरों के दरमियान वह बमुश्किल खुद पर जबर किए बैठा था। वह जिस बेंच पर बैठा था इसके ऐन सामने नीचे फर्श पर चादर बिछाकर पूरी एक फैमिली विराजमान थी, जिनके छोटे बच्चों के रोने की मुसलसल रह रहे जैसी आवाज़ डॉक्टर की समात पर बेहद गिरां गुजर रही थी। सफ़र के आगाज़ से पहले ही इसके सर में दर्द शुरू हो गया था। आखिरकार मतलूबा गाड़ी की आमद का ऐलान हुआ तो डॉक्टर ने इत्मीनान का गहरा सांस लिया। उठकर तेज़ी से सीढ़ियों की जानिब बढ़ा। इसके पास किसी किस्म का सामान नहीं था। गाड़ी की आमद के ऐलान के साथ ही मुसाफिरों में हड़बड़ी सी मच गई। एक अफरा तफरी का आलम बरपा था। मुसाफिरों की धक्कम पेल के दौरान डॉक्टर जोशी सीढ़ियाँ उतर रहा था। इस सीढ़ियों के बाद एक छोटा सा प्लेटफॉर्म था जहाँ से सीढ़ी दो तरफा हो जाती। इस प्लेटफॉर्म की रेल की पटड़ी की तरफ हिफाजती दीवार मुश्किल 4 फुट ऊंची थी। डॉक्टर इस प्लेटफॉर्म से एक ही कदम ऊपर था कि अकब से इसे बेहद जोर का धक्का लगा। दबाव किसी बंधे हुए बिस्तर के जैसे महसूस हुआ। वजनी गोले की मानंद टकराने वाले इस बिस्तर के सबब डॉक्टर जोशी की रफ्तार में गैर मामूली इजाफा हो गया। बुरी तरह से हाथ पांव मारते हुए डॉक्टर हिफाजती दीवार से टकराकर दूसरी तरफ गिर गया। यहाँ पटड़ियों को फलांग कर दूसरी तरफ जाने वाले मुसाफिरों को रोकने के लिए जंगला लगाया गया था, जिसके ऊपरी किनारे हंजरों की मानंद तेज धार थे। डॉक्टर इसी जंगले के ऊपर गिरा था और ये हंजरनुमा किनारे इसके पूरे वजूद में उतर गए। तकलीफ के बेपनाह एहसास के साथ डॉक्टर जोशी को ख्याल आया कि भागने का कोई फायदा नहीं हुआ, कातिल उस तक पहुंच गया है। इसकी बेनूर होती हुई आंखों में यह सवाल हैरत बनकर चमक रहा था कि कातिल इस तक कैसे पहुंच गया। जंगले पर गिरकर हलाक होने वाले मुसाफिर की जंगले में पिरोई लाश का दिल खराश मंजर देखकर कई औरतों की चीखें निकल गई। इत्तेफाक से एक मीडिया ग्रुप की टीम अपने किसी प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के लिए रेलवे स्टेशन पर ही मौजूद थी। टीम के हाथ एक सनसनीखेज ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई। बलदेव सख्त बिनाया हुआ और बेवजह होकर वापस आ गया था। आज पहली दफ़ा हुआ था कि सर्जन मुकर्रर वक्त पर नहीं पहुंचा था, बल्कि शो का टाइम खत्म होने के बाद भी बलदेव ने मजीद 1 घंटा उसका इंतजार किया, मगर वो नहीं आया। बलदेव बंगले पर वापस आया तो वहाँ क़यामत बर्पा थी। डॉक्टर जोशी का बहरूप खुल गया था। बज़ाहिर तो ये हादसा लगता, मगर महसूस अंदाज़े हलाकत और पहले वाले दोनों डॉक्टर्स के कत्ल के तनाज़र में साफ नजर आता था कि डॉक्टर जोशी को भी कत्ल किया गया है। पुलिस और CID के जाल से बेस बदलने के सबब डॉक्टर जोशी निकलने में कामयाब रहा था और कातिल का निशाना बन गया था। CID वाले लाला जी को ही डॉक्टर जोशी समझते रहे थे और डॉक्टर अपनी बेवकूफ़ी के सबब कातिल की भीड़ चढ़ चुका था। इंस्पेक्टर राज अपने कमरे में सर पकड़े बैठा था। नैना और वैश सिंह उसके सामने बैठे थे। चंद मिनट पहले पुलिस चीफ ने इंस्पेक्टर राज की सरजनिश की थी। वो अभी तक कातिल को गिरफ्तार क्यों नहीं कर पाया? वैश सिंह ने कहा, अगर डॉक्टर बेवकूफ़ी ना करता तो ना सिर्फ आज जिंदा होता बल्कि कातिल भी हमारे गिरफ्त में होता। कातिल को डॉक्टर के फरार का इल्म हुआ और इसने बलदेव से मिलने का प्रोग्राम मनसूख करके डॉक्टर को शिकार करने का प्रोग्राम बना लिया। नैना ने दखल अंदाजी की। कातिल जल्द अज जल्द डॉक्टर को हलाक करने के लिए बावला हो रहा है। यहाँ इसने संगीन गलती कर दी। इंस्पेक्टर राज ने सर छोड़ते हुए कहा, मैं भी इस गलती को पकड़ रहा हूँ। वैश सिंह ने सर खुजाया, मेरी पकड़ में क्यों नहीं आ रही? तुम कातिल के हाथ से निकल जाने के सबब अफसरदा हो, इसलिए तुम्हारा जहन काम नहीं कर रहा। वैश सिंह बोला, तुम्हारा अंदाजा सही है, मगर मैं मायूस नहीं हूँ। डॉक्टर दिया ब्राय भी बाकी है। इसका शिकार यकीनन वो कातिल बलदेव के रूप में करने की कोशिश करेगा। अब जरा जल्दी से वो गलती बता दो जो कातिल ने की है। नैना बोली, डॉक्टर जोशी के बेस बदल होकर फरार होने के प्रोग्राम से महज 2 अफराद वाकिफ थे। मेकअप के माहिर को सिर्फ ये बताया गया था कि शरारत के सिलसिले में ये सब हो रहा है। कातिल को ये सारी मालूमात कहाँ से हासिल हुई थी? डॉक्टर कब और कहाँ पाया जाएगा? ये कहकर नैना ने तस्दीक तरफ नजरों से इंस्पेक्टर राज की तरफ देखा। आपने भी गलती यही पकड़ी है ना सर? इंस्पेक्टर राज ने इस बात में सर हिलाया। शातिर से शातिर मुजरिम भी कोई ना कोई गलती कर देता है जनाब, सर्जन भी गलती करके। वैश सिंह ने पूछा, ये 2 अफराद कौन है? नैना बोली, एक डॉक्टर जोशी की बीवी और दूसरा बेहद वफादार पुराना मुलाजिम लाला जी। वैश सिंह ने पुरहयाल अंदाज में सर हिलाया। इसका तो साफ साफ मतलब है इन दोनों में से किसी ने कातिल को दानिस्ता या ना दानिस्ता डॉक्टर के मुतालिक मालूमात दी है जो डॉक्टर की हलाकत का सबब बनी। एक ख्याल आने पर इंस्पेक्टर राज ने वैश सिंह से पूछा, तुम्हारी फहरिस्त में लाला जी नामी मुलाजम और डॉक्टर जोशी की बीवी का नाम है ना? वैश सिंह ने फौरन मोबाइल फ़ोन में महफूज फहरिस्त पर नज़र डाली। बीवी का नाम तो है मगर लाला का नहीं। अचानक ही इंस्पेक्टर राज को एक ख्याल ने हिजान ज़दा कर दिया। जो गलती हमने पकड़ी है, शातिर मुजरिम को भी इसका ख्याल आ सकता है। अगर इसका मुँह पर लाला जी है तो कातिल अपनी गलती मिटा भी सकता है। लाला जी के बारे में दस्तियाब मालूमात यकजा करो और इसे भी ना नजर आने वाले हिफाजती दायरे में ले लो। लाला जी की जान भी शदीद खतरे में है। इसके साथ ही कमरे में अफरा तफरी मच गई। नैना और इंस्पेक्टर राज ने राम सराय अस्पताल का रुख किया। वैश सिंह CID वालों के साथ डॉक्टर जोशी की बीवी के करीब था। नैना और इंस्पेक्टर राज सादा लिबास में थे। उन्होंने हुलिया भी मुमकिन हद तक बदला हुआ था। डॉक्टर दिया की मदद व आनत इन्हें हासिल थी। वहाँ पहुंचकर इंकशाफ हुआ कि लाला जी मंजर से गायब है। जगह जगह सिक्योरिटी कैमरों ने लाला जी को रिकॉर्ड किया था। ये फुटेज देखते हुए साफ नजर आ रहा है कि लाला जी शदीद इज़्तिराबी कैफियत का शिकार है। इसने रिकॉर्ड रूम के यक्के के बाद 3 चक्कर लगाए। ये देखकर इंस्पेक्टर राज चौंक सा गया। तीसरे चक्कर के बाद वो तेज तेज कदमों से अस्पताल से बाहर निकल गया। इंस्पेक्टर राज नैना से मुखातिब हुआ, पता करो अस्पताल से निकलकर लाला जी कहाँ गया है। बाहर जगह जगह कैमरे हैं, सिर्फ अथॉरिटी वालों से मदद लो।
हरी अप, भाई सिंह को भी साथ मिला लो, हमें कातिल तक लाला जी ही ले जा सकता है। नैना ने मुस्तैदी से कहा यस सर, और अपने मोबाइल पर मसरूफ हो गए। इंस्पेक्टर राज का दिमाग बर्फ के मानी रवा था। लिफ्ट से वो सबसे ऊपरी मंजिल पर आ गया। यहाँ इंतजामी दफातर वगैरह थे। इंस्पेक्टर राज रिकॉर्ड रूम में दाखिल हुआ तो छोटे से कमरे में नफासिस थे। रैक्स में सजी हुई हज़ारों फाइलों के दरमियान एक नौजवान लड़की आंखों पर निगाह का चश्मा लगाए लैपटॉप पर तेजी से कुछ टाइप करने में मसरूफ थी। इंस्पेक्टर राज पर नजर पड़ते इसकी उंगलियां थम गई। इसके चेहरे पर नागवारी के असरात देखे गए। इंस्पेक्टर राज जल्दी से बोला, मैं इंस्पेक्टर राज हूँ, डॉक्टर जोशी के कत्ल की तहकीकात करने के सिलसिले में आया। लड़की के तासरात में बड़ी तेजी से तब्दीली आई। नागवारी हरास में तब्दील हो गई। लहजे भर के लिए इसका रंग जर्द हो गया। इंस्पेक्टर राज की तजियाकार निगाहें ये उतार चढ़ाव देख रही थी। इसने मजीद कहा, मेरे बारे में चाहो तो डॉक्टर दिया ओबराय से पूछ सकती हो। इसके पूरे एतमाद अंदाज में लड़की को बता दिया कि आने वाला गलत मैंने नहीं करा। संभाला लेकर लड़की बोली, मुझे तस्दीक की जरूरत नहीं, आप बताएं मैं क्या खिदमत कर सकती हूँ आपकी। इंस्पेक्टर राज इसके सामने कुर्सी पर बैठ गया और नजरें इसके चेहरे पर जमा दी। इसके अंदाज से लड़की गड़बड़ा गई। लम्हे बार पहले मसनूई एतमाद पल भर में गायब हो गया। उंगलियां मरोड़ते हुए इसने सर झुका लिया। तुम्हारा नाम? इसे डब पर देखकर इंस्पेक्टर राज ने दबंग अंदाज में कहा। लड़की ने फौरन हुश कोंटू पर जुबान फेरी और कपकपाती हुई आवाज में कहा, और रोती शर्मा। माहिर सदाकार की तरह इंस्पेक्टर राज ने इस दफा आवाज में नरमी पैदा की। और रोती, मेरे पास जुबान खिलवाने के लिए सैकड़ों तरीके हैं, बेहतर है तुम सबसे नरम तरीके से इस जुबान खोलो। ड्रामाई वक्फा लेकर इसने दोबारा कहा, लाला जी बार बार तुम्हारे पास चक्कर क्यों लगा रहा था? तुम दोनों के दरमियान जो है वो गलदोबर्रा। इसने जानबूझकर फिक्रा अधूरा छोड़ दिया। और रोती ने सर उठाया और इसकी आंखों में खौफ और नमी थी। इंस्पेक्टर राज ने इसको बोलने से पहले मजीद कहा, खतरनाक कातिल डॉक्टर जोशी वगैरह की जान लेने में कामयाब हो गया है। अब डॉक्टर दिया के दर पे है, कुछ पाओगी या झूठ बोलोगी तो दानिस्तगी या नादानिस्तगी में कातिल की मदद करोगी। और रोती ने जोजरी ली, मैं किसी कातिल की मदद नहीं कर रही। लाला जी कॉन्फ्रेंस रूम की एक पुरानी फाइल रिकॉर्डिंग के लिए कई दिनों से कह रहे थे, मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। आज उनके शदीद इसरार पर मुझे वो रिकॉर्डिंग निकालनी ही पड़ी। इन्हें मतलूबा रिकॉर्डिंग देने के सिवा मैंने कुछ नहीं किया। ये कहकर वो कमजोर असाब की लड़की हामने लगी। इंस्पेक्टर राज के लिए अपने हिजान पर काबू पाना मुश्किल हो गया। मैं वो वीडियो देखना चाहूंगा। और रोती ने सर को इस्पाती जुम्बिश दी। रिकॉर्ड में से मैंने कॉपी की है। दरअसल कॉन्फ्रेंस रूम में होने वाली हर एक्टिविटी रिकॉर्ड होती है। ये कहते हुए इसने उंगलियां अपने लैपटॉप पर मुतहरिक कर दी। चंद लम्हों बाद इसने लैपटॉप की स्क्रीन का रुख इंस्पेक्टर राज की तरफ करते हुए रहमाना अंदाज में कहा, लाला जी को ये वीडियो देने से ज्यादा मेरा कोई किरदार नहीं है। प्लीज मुझे किसी मामले से दूर रखिएगा। मैं बहुत गरीब फैमिली से हूँ और खानदान की वाहिद कफील हूँ। आखिर में इसकी आंखों में आंसू चमकने लगे। इंस्पेक्टर राज ने तसल्ली दी, बेफिक्र हो जाओ। ये कहते हुए इसकी तमाम तर तवज्जो लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ होगी। स्क्रीन पर कॉन्फ्रेंस रूम का मंजर नुमाया हो गया। डॉक्टर दिया ओबराय के साथ सर्जन नामी कातिल का निशाना बनने वाले तीनों डॉक्टर्स भी मौजूद थे। वीडियो के साथ साथ ऑडियो की क्वालिटी बहुत अच्छी थी। वो चारों आंखों के अमराज के लिए एक अलग शो बना रहे थे। अमराज चश्म के माहिर डॉक्टर की सिलेक्शन वयाना से मशीनरी की दरामद से मुतल्लिक बेहद संजीदा गुफ्तगू हो रही थी। डॉक्टर जोशी इस मशीनरी की तफसीलों और अखराजात एक फाइल से देखकर बता रहा था जो दरामद की जानी। इंस्पेक्टर राज स्क्रीन पर नजर जमाया था। दिल कह रहा था कि इस वीडियो में जरूर कोई अहम राज छुपा हो। अचानक कॉन्फ्रेंस रूम का दरवाजा खुला और सिक्योरिटी वर्दी में मलबूस एक भारी जिस्म का ऊंचा लंबा शख्स अंदर दाखिल हुआ। इंस्पेक्टर राज इस शख्स से मिल चुका था। यह सिक्योरिटी इंचार्ज संजय बहलानी था। इस वीडियो के मुकाबले में अब वो और भी ज्यादा भारी हो गया था। संजय की मुदाखलत इन चारों को गिरा गुजरी थी। खासतौर पर डॉक्टर जोशी की पेशानी शिकनों से भर गई। संजय को भी इस बेजा मुदाखलत का अंदाजा था। इसकी मादत खाना आवाज उभरी, माफी चाहता हूँ, एक इमरजेंसी की वजह से आपको तकलीफ दे रहा हूँ। क्या क्या बता गई है? डॉक्टर विनोद जैसे फट पड़ा। संजय ने हकलाते हुए कहा, जी अस्पताल के सामने हादसा हुआ है। कॉलेज के लड़कों की बस और स्क्रैप का डंपर आपस में टकराए हैं। लोग जख्मी होने वाले। कई लड़कों को उठाकर अस्पताल। डॉक्टर जोशी हाथ में पकड़ी हुई फाइल को पटकते हुए चिढ़ा, क्या ये कोई हैराती अस्पताल है? निकालो लोगों को बाहर। डॉक्टर विनोद भी खड़ा होगा। फौरन हरकत में आओ, 2 मिनट में लॉबी क्लियर होनी चाहिए। क्या भूल गए हो कि मिनिस्टर साहब की आमद का वक्त हो गया है? वो इतनी जोर से चिढ़ा था कि इसका गला बैठ गया। संजय के चेहरे पर तजब्जुब उभरा। इसने मिमनाती हुई आवाज में कहा, इंसानी जिंदगी का मामला है। अगर इन लड़कों को इब्तदाई इमदाद दफा हो जाओ। इस दफा डॉक्टर विनोद इसकी बात काट कर जा, तुम्हें जो कुछ कहा है वो करो। संजय का चेहरा मट्टी हो गया। वो मुर्दा कदमों से वापसी के लिए पलटा तो डॉक्टर दिया ओबराय की आवाज़ सुनाई दी, मेरे ख्याल में ये ठीक कह रहा है। जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद देकर सरकारी अस्पताल रेफर कर देंगे। उम्मीद पैदा हुई तो संजय के कदमों को ब्रेक लग गई।